आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स तो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल। चलो ये सभी का हाल चाल बढ़िया होना चाहिए। और बताओ भाई, तैयारियां कैसे चल रही हैं? तैयारियां बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर, तैयारी सही चल रही है? कई बच्चों के नालायक कई बच्चे ऐसे हैं जो लाइव सेशन के अंदर बार बार मैसेज करते हैं, सर एग्जाम पोस्टपोन होंगे, कैंसिल होंगे, क्या है आपका व्यू, क्या है? मेरा व्यू बस ये है कि मेरी पूरी की पूरी फैमिली अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाए। मेरा व्यू सिंपल सा है कि आपने अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाना है सर। देखो आईसीएस है, बिल्कुल जो भी डिसाइड करेगा वो सही टाइम पर डिसाइड करेगा और आपके फेवर में डिसाइड करेगा, तो आप उसी की टेंशन मत लो। मैं बहुत सारे बच्चों के डेली मैसेज रीड करता हूँ कि सर हमारे वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी में दिक्कत है, ये है वो है। मैं सारी प्रॉब्लम आपकी समझ रहा हूँ सर। आप एक बात बताओ, मैंने आपका साथ कब नहीं दिया? मतलब जब जब आपको चाहिए मैंने आपका उस टाइम साथ दिए। बट अभी हमें सिर्फ अपनी तैयारी करनी है। हमारा सिर्फ एक काम होगी, हमें अपनी तैयारी पूरे तरीके से करके चलनी है। जो भी डिसाइड करेगा आईसीएस है, बिल्कुल सही टाइम पे डिसाइड करेगा। अपने इंस्टीट्यूट पे विश्वास रखो सर, वो आपके भले की बात करेगा। बिना बात के लाइव चैट में ना कमेंट, मतलब बेकार की बातें मत किया करो कि पोस्टपोन कैंसलमेंट। मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे बार बार क्यों बोलते हैं। मैं सिंपल सी बात कहता हूं, हमारा काम क्या है? तैयारी करना। 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 मतलब हमारा काम बस सही तरह से तैयारी करना। एग्जाम पोस्टपोन होंगे, कैंसिल होंगे, अब वो आईसीएस के ऊपर छोड़ दो। इट मीन हमें अपनी तैयारी पूरी करके चलनी है, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है ना? चलो इधर सुना ध्यान से। तो फाइनली आज हमें स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 55 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। ठीक है, अच्छा बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और प्लीज अपने दोस्तों को बोल दो टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके जितने भी स्कैनर, मैंने पहले भी कहा था स्कैनर मैं सारे के सारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा जी, ठीक है? और ऑलरेडी मैं डाल भी रहा हूं। और अगले आने वाले जो आपकी इनकम टैक्स की लिमिट्स बेस वाले जितने भी समरी नोट्स होंगे ना, जो लिमिट बेस वाले समरी नोट्स होंगे, जो नंबर ऑफ डेज वाले होंगे, परसेंटेज वाले होंगे, जो भी मेरे समरी नोट्स होंगे, अब मैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालूंगा, ठीक है जी? तो प्लीज अपने दोस्तों को भी बता देना और आपने भी टेलीग्राम चैनल में जरूर ऐड होना है, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी? चलो इधर सुनो ध्यान से। तो आज हमें सेशन नंबर 55 आज हमें स्टार्ट करना है। और लास्ट सेशन में जो हमने जून 19 वाला पेपर स्टार्ट किया हुआ था ना, उसके इनकम टैक्स के 70 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। अब जितने भी आपके 70 क्वेश्चन में डाउट्स थे वो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए थे कमेंट बॉक्स के ऊपर। अब आज के सेशन में जो आपके बैलेंस जीएसटी के 30 क्वेश्चन बैलेंस बचे ना, वो आज हमें सारे कंप्लीट करने हैं। और इसमें मैक्सिमम हमारे 30 मिनट ही लगेंगे और उम्मीद करता हूं सारे आंसर आप खुद दोगे। बट इस 30 क्वेश्चन में काफी सारी गलतियां हैं। अब उसका रिवाइज लो के बेस पे आंसर क्या बनेगा वो हमें सारी बातें यहां पे देखनी है। तो प्लीज आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगले आने वाला आधा घंटा जो होगा ना, आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और सिंगल सिंगल क्वेश्चन का आपने मुझे आंसर देना, बस ये पर ध्यान दो। और स्टार्ट करते हैं। एक बार सबसे पहला क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन नंबर 71 जो हमारा जीएसटी का है वो क्या बोलता है? वो ये बात कहना चाह रहा है, डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल विल बी अडोप्टेड व्हेन इट हैज द सपोर्ट ऑफ। अपने आप बोल दो, जीएसटी काउंसिल जो डिसीजन है वो कब लेती है? आपको मैंने पहले भी कहा था, जब 75% वोटिंग फेवर में होती है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, आपने क्लास में एक आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए पढ़ा होगा। उसमें जीएसटी काउंसिल में साफ साफ लिखा कि अगर 75% वोटिंग फेवर में होगी तब कोई जो भी हम चीजें होंगी वो अप्रूव करेंगे, नहीं तो अप्रूव नहीं करेंगे। जिसमें 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 2/3 स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं की, वो एक नॉर्मल बात कर रहा है कि जीएसटी काउंसिल ने जो भी डिसीजन है उसका अप्रूव कब होगा? अगर वो 3/4 रेशो जो होगी उसके फेवर में होगी, बस ये बात ध्यान दो। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 3/4 मेजोरिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो री, द कंपनसेशन टू द स्टेट फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी फॉर डैश ईयर। आपने बोल दो जीएसटी कंपनसेशन एक्ट जो गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया है वो कितने साल के लिए इंसर्ट किया है? हमने क्लास के अंदर भी किया था कि आपका जो कंपनसेशन एक्ट है वो 5 साल के लिए आया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर है। तो बताओ कितने आसान आसान क्वेश्चन है जीएसटी के। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन ये बात कहना चाह रहा है, व्हेन एग्रीकल्चर इज सप्लाई टबैको लीव्स टू ए फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी द लाइबिलिटी टू पे जीएसटी इज ओन। अपने आप बोल देना रिवर्स चार्ज। एक आपने सेक्शन नंबर 9(3) में किया होगा। 9(3) में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं, कुछ स्पेसिफाइड सर्विस हैं। टोटल मिला के 28 काम होते हैं, 20 काम सर्विस वाले, 8 काम गुड्स वाले। उसमें टबैको लीव्स आता है कि अगर एग्रीकल्चरिस्ट
फैक्ट्री वाले को टबैको लीव्स की सप्लाई करेगा तो उस केस में फैक्ट्री वाला जीएसटी पे करेगा, एग्रीकल्चरिस्ट जीएसटी पे नहीं करेगा। तो अपने बोल देना फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगा, रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज में, और रिवर्स चार्ज में सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, बायर जीएसटी पे करेगा, बायर जीएसटी पे करेगा। तो उसने क्या बोला, जीएसटी कौन पे करेगा, दैट इज बायर अंडर रिवर्स चार्ज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सर कितने आसान आसान क्वेश्चन है, मजा आ रहा है जीएसटी के क्वेश्चन करने में। टेंशन मत लो सर, आपको मैं 90 नंबर दिलवा के रहूंगा, आप भी हैरान हो जाओगे कि मेरे इतने नंबर कैसे आए हैं। बस आपने तैयारी डेली बेस पे करनी है, डेली शाम को आके ना बस यहाँ पे बैठ जाना, आपको सारा काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74 आओ जी। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या आप मुझे बताओगे। वो ये बात कहना चाह रहा है, व्हेन एन अनरजिस्टर्ड डीलर सप्लाई गुड्स टू ए रजिस्टर्ड डीलर द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज शैल बी अर्लीएस्ट ऑफ दी। एक बात मैंने सोच के बोलना सर, आपने टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर किया था, उस टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में एक तो सेक्शन 12 आपने किया होगा, सेक्शन 13 आपने किया होगा, सेक्शन 14 आपने किया होगा। सेक्शन 12 किस केस में लगेगा, गुड्स वाले केस में, 13 किस केस में लगेगा, सर्विस वाले केस में, 14 किस केस में लगेगा, अगर जीएसटी का रेट चेंज होगा उस केस में लगेगा। अब ये क्वेश्चन हमारा गुड्स वाला है, और एक क्वेश्चन कौन सा है, रिवर्स चार्ज वाला है, पहली बात तो ये। अब अगर कोई केस गुड्स वाला होगा और वो रिवर्स चार्ज में कवर होगा ना, तो सेक्शन 12 के क्लोज नंबर 3 में अगर आपको ध्यान आ रहा हो, क्योंकि क्लोज नंबर 12(2) में फॉरवर्ड चार्ज कवर होते हैं, 12(3) में रिवर्स चार्ज कवर होते हैं। और अगर रिवर्स चार्ज वाले केस में आपको पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकालना है, आपने बोल देना गुड्स वाले केस में कैसे निकलता है कि जिस दिन हम गुड्स रिसीव करेंगे वो दिन, ठीक है, फिर जिस दिन पेमेंट आएगी वो दिन, और जो इनवॉइस का 31st डे होगा ना वो दिन, इनमें से जो भी अर्लियर होगा वो हमारा पीओटी निकल के आएगा। अब एक बच्चा बोलता यार ये तो सर गलत बोल रहे हैं ना, सर ने तो कहा था कि 61st डे काउंट करते हैं। नालायक, 61st डे सर्विस वाले केस में, रिवर्स चार्ज वाले केस में काउंट करते हैं, गुड्स वाले केस में काउंट नहीं करते। एक बार जाके गुड्स वाला डायग्राम पढ़ लेना, उसमें साफ साफ मैंने लिखवाया था कि इनवॉइस जहां पर इशू हुआ उसके 31st डे, जब पेमेंट आई वो दिन, और जब गुड्स रिसीव हुआ इनमें से जो भी अर्लियर होगा ना वो तुम्हारा पीओटी आएगा। और वो ये बात कहना चाह रहा है पीओटी जो है किनमें से अर्लियर होगा, तो भैया सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, लोडिंग ऑफ गुड्स नहीं है, इंटीमेशन नहीं है, तो सिर्फ एक पॉइंट है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। जबकि वैसे अर्लियर 3 में से होता है, बट यहां पे आप चेक करो ऑप्शन चारों में ना वो 3 में से अर्लियर बोला ही नहीं है। तो हमें ये देखना है कि लॉजिकल आंसर क्या बनेगा। तो इन चारों में से जो हम चीज उठाते हैं वो कौन सी होती है, डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी गलत है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनेगा तो ऑप्शन नंबर ए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स भी हमारा वहां पर पॉइंट कवर होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आओ जी, कॉम्पोजिट स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्विस प्रोवाइड एक्सेप्ट द फॉलोइंग। अब ये भी क्वेश्चन गलत हो गया जी। आपने आप बोल देना सर्विस वाले केस में क्या मैं कॉम्पोजिट स्कीम ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा, यस ले पाऊंगा। याद करो ये क्वेश्चन जून 19 का है, ये क्वेश्चन पुराने लॉ के ऊपर है, और आप सब जानते हो पुराने लॉ में सर्विस वाले केस में कॉम्पोजिट स्कीम नहीं मिलती थी, ओनली रेस्टोरेंट सर्विस के केस में मिलती थी, और किसी सर्विस वाले केस में नहीं मिलती थी। बट अगर मैं आज की बात करता हूं, याद करो क्लास में एक नई नोटिफिकेशन मैंने करवाई थी, जिसके अंदर मैंने कहा था कि सर्विस के टर्नओवर पिछले साल की 50 लाख तक होगी, तो करंट ईयर में 50 लाख तक की सर्विस पर कंसेशनल टैक्स लगेगा। इट मीन सर्विस वाले केस में कॉम्पोजिट स्कीम मिल जाएगी, अब चाहे वो रेस्टोरेंट सर्विस हो चाहे वो अदर सर्विस हो। तो उसने बोला इनमें से किस सर्विस पर कॉम्पोजिट स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, तो भैया आज तो हर केस में एप्लीकेबल है, वो डिपेंड करता है कि हमारी टर्नओवर कितनी है। तो अगर वो कंसल्टेंसी की सर्विस है तो भी ले सकते हैं, रेस्टोरेंट की सर्विस पर भी है, ब्यूटी पार्लर की सर्विस पर भी है, और क्लीनिंग वर्क की सर्विस पर ही है, तो इन चारों के आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है जी। बट अगर मैं जून 19 के पेपर की बात करता हूं तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर बनेगा ना वो रेस्टोरेंट सर्विस वाला बनेगा, क्योंकि उस टाइम बाकी किसी भी सर्विस पर कॉम्पोजिट स्कीम एप्लीकेबल नहीं थी। बच्चा कह रहा है सर आप हमें ये बताओ, अगर अब ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो क्या होगा। अब अगर अब ये क्वेश्चन बनेगा ना तो आप सब जानते हो अब सारी सर्विस पर कॉम्पोजिट स्कीम ले सकते हो, बस वो आपकी टर्नओवर जो होनी चाहिए ना वो 50 लाख तक होनी चाहिए। और रेस्टोरेंट्स वाली सर्विस वाली जो है उसमें 150 लाख की टर्नओवर है, बाकी सब सर्विस में 50 लाख की टर्नओवर है। ठीक है जी। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी है कि अब जो है सबके लिए कॉम्पोजिट स्कीम ले पाओगे, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 पर आओ जी। इस क्वेश्चन के अंदर भी गलती है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रेलिवेंट। वो ये बात कहना चाह रहे हैं आईटीसी क्लेम करने के लिए इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो रेलिवेंट नहीं है। पहले एक बात मैंने सोच के बोलना, सेक्शन 16 के अंदर जब हमने आईटीसी वाला पॉइंट किया था, आपको मैंने पहले भी कहा था एक पर्सन को आईटीसी तब मिलता है अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। पहली कंडीशन, सब मेरे हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, मतलब मेरा हाथ का मतलब रिसीवर के हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, मेरी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो,
सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो और रिसीवर ने गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल कर दिया। अच्छा, कुछ बच्चों ने ना अपनी नोट्स में ये लिखा होगा कि सप्लायर ने जीएसटी पे कर दिया हो और सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दियो। तो जहां पे आपने लिखा है ना सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दियो, वहां पे आप सप्लायर की जगह रिसीवर लिख लेना, क्योंकि लेटेस्ट अमेंडमेंट है। ठीक है, और ये बात मैंने जीएसटी रिवीजन क्लास के अंदर भी बताई थी। तो जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं ये बात ध्यान देना, अब आपने क्लास में जो भी पढ़ा होगा उसमें आपने एक चीज यहाँ पे नहीं कर लेनी है। नहीं क्या करनी है कि भैया मेरे हाथ में क्या हो, टैक्स इनवॉइस, मेरी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो, सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो और रिसीवर ने रिटर्न फाइल कर दिया। ठीक है ना, तो कई बच्चों ने वहां पे ये लिखा होगा कि सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो, सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दियो। अब जहां पे सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दियो ना, वहां सप्लायर की जगह अब रिसीवर वर्ड आएगा। दैट मींस अब 3 कंडीशन रिसीवर के हाथ में लगेंगी, एक कंडीशन जो है वो सप्लायर के हाथ में लगेगी। ठीक है जी। अब वो ये बात कहना चाह रहा है आईटी से अगर लेना है तो इसमें से कौन सा फैक्टर रेलिवेंट नहीं है। सबसे पहला फैक्टर टैक्स इनवॉइस। अब देखो सिर्फ एग्जामिनर ने ना ये लिख दिया टैक्स इनवॉइस। अब ये टैक्स इनवॉइस सप्लायर की बात कर रहा है, रिसीवर की बात कर रहा है, मुझे बताया ही नहीं। जबकि सेक्शन 16 में साफ साफ लिखा है कि भैया रिसीवर के हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। चलो मैं ये मान लेता हूं कि ये रिसीवर की बात कर रहा है, तो भैया ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फर्निश द रिटर्न बाय सप्लायर, आपने अब बोल देना रिटर्न अब सप्लायर फाइल करेगा, रिसीवर फाइल करेगा, रिसीवर फाइल करेगा। तो ये वाला फैक्टर जो है वो रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद रिसीव ऑफ द गुड्स, फैक्ट्री में सामान आ चुका हो, ये वाला फैक्टर जरूरी है। और पेमेंट बाय द बायर फॉर सप्लाई रिसीव, ये भी फैक्टर रेलिवेंट नहीं है। तो अगर मैं कायदे से देखूं तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो आईटीसी क्लेम करने के लिए रेलिवेंट नहीं है। बट हाँ, ये क्वेश्चन जून 19 का है, तो जून 19 वाले केस में अगर मैं उसके बेस पे बात करता हूं तो भैया ये फैक्टर भी उस टाइम रेलिवेंट होता था कि सप्लायर रिटर्न फाइल करे। बट अब गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर चुकी है कि जो रिटर्न फाइल करने की बात है ना, वो रिसीवर रिटर्न फाइल करने की बात हो रही है, सप्लायर के रिटर्न फाइल करने की बात नहीं हो रही। बच्चा कह रहा है आप हमें ये बताओ, अब सिंपल सी बात है कि अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है तो अब हमें क्या आंसर दे के आना है। सर हमें कंफ्यूज मत करो मेरे लाल, मेरे सोनू, मेरे नोनू। ये बातें हमने क्लास में और रिवीजन क्लास में भी सही ढंग से पढ़ी थी कि आपको 4 कंडीशन देखनी है। दोबारा से बोलूंगा, अगर ये क्वेश्चन अब एग्जाम के अंदर बनेगा तो उसका आंसर क्या होगा, मेरे से सुन लो। सबसे पहले कंडीशन, रिसीवर के हाथ में टैक्स इनवॉइस हो, रिसीवर की फैक्ट्री में सामान आ चुका हो, उसके सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो और इस रिसीवर ने रिटर्न फाइल कर दिया। तो 3 कंडीशन अब रिसीवर के हाथ में है, एक कंडीशन सप्लायर के हाथ में है, बस ये 4 कंडीशन है। इन चारों के अलावा अगर कोई भी ऑप्शन दिया होगा ना, वो फैक्टर रेलिवेंट नहीं है, बस ये बात ध्यान देना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर अब इसका आंसर अगर हमें देना हो तो भैया बी और डी ये दोनों फैक्टर रेलिवेंट नहीं है। बट ऑब्वियस सी बात है आंसर एक ही देना होगा, तो ये क्वेश्चन रिवाइज हो गया, अब हमारे एग्जाम के अंदर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगले क्वेश्चन की भी गलत फ्रेमिंग है। बच्चा कह रहा है सर इतने सारे क्वेश्चन की गलत फ्रेमिंग होती है तो क्या इंस्टीट्यूट को लगता नहीं है कि फिर हम क्वेश्चन कैसे गलत दे रहे हैं? सर ये बात ये मत सोचना कि मैं कह रहा हूं, अगर आप इंस्टीट्यूट के आंसर चेक करोगे उन्होंने भी माना है कि हमसे गलतियां हुई हैं। और जो बाकी मैं गलत बोल रहा हूं वो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो पुराने लो के बेस पे आंसर दिए हैं और अब लो नया चेंज हो चुका है। तो भैया आपको मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी आंसर हम करेंगे वो रिवाइज लो से करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम जुलाई 20 में है, दिसंबर 20 में है। जितने भी आंसर होंगे वो रिवाइज लो से कराऊंगा, ताकि हमारे एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन बन जाए उसका रिवाइज आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखना, वो ये बात कहना चाह रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस। अब देखो अगर मैं नॉर्मल आंसर दूं ना तो इसके ऑप्शन के बेस पे आंसर क्या बन रहा है, 1 साल। याद करो मैंने क्लास में भी कहा था कि आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट जो होती है ना वो 1 साल होती है। बट ये 1 साल की टाइम लिमिट कब होती है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो सेक्शन 18 जो हमने किया था, सेक्शन 18 जो हमने किया था आईटीसी इन केस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, उस केस में आईटीसी क्लेम करने की 1 साल की टाइम लिमिट होती है। अब एक बच्चा कहता है यार सर को क्या हो गया, सर ने तो आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट हमें बताई थी अगले साल के सितंबर के मंथ की ड्यू डेट, और एनुअल रिटर्न जब फाइल करते हैं उसकी एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। अब ये 1 साल की सर टाइम लिमिट कौन सी बता रहे हैं आपको? अगर मैं थोड़ा सा याद करवा दूं, एक आपने सेक्शन 16 किया था आईटीसी का और एक सेक्शन 18 किया था। सेक्शन 16 में आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट थी कि अगले साल की 20 अक्टूबर के बाद आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। और फिर जब सेक्शन 18 हमने किया, याद कराऊं सेक्शन 18, सेक्शन 18 के अंदर मैंने क्या कहा था कि अगर एग्जम्प्टेड सप्लाई से टैक्सेबल हो गई, कॉम्पोजिट स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आ गए, तो जो बचा हुआ स्टॉक होगा उसका मुझे आईटीसी क्लेम करना पड़ेगा 1 साल के अंदर। ये उसकी बात कर रहा है।
ठीक है ना। अब बच्चा कहता है सर ऐसा लिखा क्या है, तभी तो मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन की गलत फ्रेमिंग है। बट हाँ, जो उसने ऑप्शन दिए ना उसके देखते ही पता लग रहा है कि वो आंसर जो है वो 1 साल वाला है। फ्रेमिंग थोड़ी सी क्वेश्चन की गलत है, क्योंकि उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि हम ये सेक्शन 18 की बात कर रहे हैं। बट अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट होगा ना, वो आंसर देख के समझ जाएगा कि वो 1 साल वाली बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर वो स्पेसिफिकली सेक्शन 16 की बात करता, फिर वो 20 अक्टूबर वाली बात करता। और ऑप्शन में कहीं भी 20 अक्टूबर नहीं दिया, तो लॉजिकल आंसर क्या बन रहा है, 1 साल। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपने सेक्शन 18 घर जाके ध्यान से पढ़ा होगा। अगले क्वेश्चन पे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 78 पे आओ जी। When goods are packed and transport with insurance, the supply of goods packing material, transport and insurance as per the provision of CGST is called as। गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं विद इंश्योरेंस हो रहे हैं। एक बात मैंने सोच के बोलना, और प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, तो साथ में इंश्योरेंस जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर जरूर होता है, कि भैया अगर रास्ते में कोई भी सामान में दिक्कत आ जाए तो इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करेंगे, उसका कंपनसेशन पे करेंगे। तो नॉर्मली जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो रास्ते का इंश्योरेंस के बीच के अंदर होता है। अब अगर मैंने गुड्स ट्रांसपोर्ट किया विद इंश्योरेंस किया, तो ये ट्रांसपोर्ट प्लस इंश्योरेंस, ये सप्लाई कौन सी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक अलग सर्विस है, इंश्योरेंस एक अलग सर्विस है। इन दोनों सर्विस पर रेट भी अलग अलग होंगे। तो भैया अगर ये दोनों काम मैंने एक साथ किए, तो इस सप्लाई को मैं कौन सी सप्लाई मानूंगा, कॉम्पोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई। तो आंसर क्या बनेगा, कॉम्पोजिट सप्लाई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरी पूरी फैमिली जानती होगी, प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी हम गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं साथ में इंश्योरेंस भी होता है। तो अगर साथ में इंश्योरेंस भी कंपलसरी होगा, तो नॉर्मल क्या हो गई, वो ऐसी सप्लाई बन गई जो नेचुरल बंडल है। और नेचुरल बंडल वाले केस में वो सप्लाई क्या बन जाती है, कॉम्पोजिट सप्लाई। ये बात आपने क्लास के अंदर पढ़ी होगी। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। कॉन्टिन्यू सप्लाई सर्विस किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। कॉन्टिन्यू सप्लाई सर्विस किसे कहते हैं, ऐसी सर्विस जो 3 महीने या उससे ऊपर तक चलती है। ऐसी सर्विस जो लगातार 3 महीने या उससे ऊपर तक चलेगी, वो सप्लाई क्या बन जाएगी, कॉन्टिन्यू सप्लाई सर्विस बन जाएगी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे आओ। अगला फिर कहना चाह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइबल टू रजिस्टर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी। इनमें से कौन से लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लाइबल नहीं है। पहले तो बताओ, ऐसे कौन से पर्सन होते हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लाइबल नहीं होते। आपको मैं थोड़ा सा याद करवा दूं, सेक्शन नंबर 23 रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में, एक तो 22 था पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 23 था पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो पर्सन नॉट लाइबल में कौन कौन आएंगे हमें वो बताना है। सबसे पहला, पर्सन सप्लाइंग एग्जम्प्टेड गुड्स। अगर कोई पर्सन एग्जम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहा है, याद करो वो सेक्शन 23 में कवर होता है, वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लायबल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। नॉन रेजिडेंट करवाना पड़ता है, टीडीएस वाले करवाना पड़ेगा, और सप्लायर ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, एजेंट की बात कर रहे हैं, उन्हें भी करवाना पड़ेगा। तो इन तीनों को करवाना कंपलसरी है। ऑप्शन नंबर ए, जो एग्जम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो इन चारों में आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत तो नहीं है, मुश्किल लग रहे हैं क्वेश्चन, झूठ मत बोलना, मुश्किल लग रहे हैं आसान लग रहे हैं, आसान लग रहे हैं। ये कई बच्चे बैठे हैं, कई बच्चे कह रहे हैं भैया हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। पता क्यों नहीं आ रहा, पता क्यों नहीं आ रहा, या तो आपका बैच अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा, या आपने सही तरह से जीएसटी पढ़ा नहीं होगा, या वो 18 घंटे की रिवीजन क्लास आपने देखी नहीं होगी। इतनी मेरी गारंटी है, जिसने 18 घंटे की रिवीजन क्लास ऑनेस्टी के साथ सही तरह से विद नोट्स पढ़ी है ना, उसको सारे क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे। सर मैं मान ही नहीं सकता, आप जितने मर्जी झूठ बोलते रहो, मैं नहीं मान सकता कि आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं। ये सिर्फ उनको मुश्किल लग सकते हैं जिसने रिवीजन क्लास सही ढंग से ना पढ़ी हो, या जिसने क्लास में सही ढंग से नोट्स ना बनाए हो। क्योंकि जब क्वेश्चन मुश्किल होता है ना, मैं खुद बोलता हूं मुश्किल है, बट अभी तक सिंगल क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं आया। ठीक है जी, बच्चा कह रहे नहीं नहीं सर हमें आसान लग रहे हैं, वेरी गुड, लगने भी चाहिए। अगले उस पे आओ जी। सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिट स्कीम मस्ट फाइल रिटर्न विद इन। ये देखो क्वेश्चन गलत मैंने क्यों बोला हुआ है, याद करो। कॉम्पोजिट स्कीम की जो रिटर्न जाती है, पहले कैसे जाती थी, क्वार्टरली, अब कैसे जाती है, एनुअली। और एनुअल कब जाती है, जब साल खत्म होगा उसकी 30 अप्रैल। फॉर्म नंबर क्या होता है, जीएसटीआर 4। तो ये पेपर हमारा जून 19 का है। उस टाइम क्वार्टरली रिटर्न जाती थी, तो उसके बेस पे आंसर दिया हुआ है सी, क्वार्टरली। बट अब ये खत्म हो चुका है, अब रिटर्न जाती है एनुअली, और 30 अप्रैल को बस ये पर ध्यान देना। तो बच्चे मेरी फैमिली के मेरे सामने बैठे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि कॉम्पोजिट स्कीम वाले केस में चेंज आ चुका है।
तो मेरी बात ध्यान सुन लो कि जब भी कॉम्पोजिट स्कीम की बात होगी, अब उनकी रिटर्न जो होती है ना, वो क्वार्टरली फाइल नहीं होती, वो एनुअली फाइल होती है। और जीएसटीआर 4, और जब वो साल खत्म होगा उसकी 30 अप्रैल या उससे पहले आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान देना। और एक जो होती है एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9A, वो 31 दिसंबर को जाती है। तो कॉम्पोजिट स्कीम वाले केस में अब दो रिटर्न जाती हैं और ये दोनों ही एनुअल हैं, एक जीएसटीआर 4 और एक जीएसटीआर 9A, बस ये बात ध्यान देना। तो उसने मुझसे नॉर्मल बोला है कि नॉर्मल रिटर्न कैसे जाती है, तो क्वार्टरली नहीं जाती है, अब जो रिटर्न है वो एनुअली जाती है, ये इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखो ये अगला क्वेश्चन, व्हेन द गुड्स आर सेंट टू द जॉब वर्कर, इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी रिवर्स इफ द गुड्स आर नॉट रिसीव बैक बाय द सप्लायर, मतलब प्रिंसिपल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क विद इन द बीइंग सेंट आउट। अपने आप बोल देना। आपको मैंने पहले भी कहा था, प्रिंसिपल ने जो वर्कर को सामान सप्लाई किया तो कितने टाइम के अंदर वापस आना चाहिए, इनपुट वाला केस में 1 साल और कैपिटल गुड्स वाले केस में 3 साल। तो अपने आप बोल दो, इनपुट वाले केस में कितने साल होंगे, 1 साल होंगे ना, तो देखो यहां पे लिखा होगा वही 1 साल। अगर वो कैपिटल गुड्स की बात करता तो टाइम लिमिट कितनी आती, 3 साल की आती। अगला क्वेश्चन, लोरी एनुअल रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है, अभी आपको मैंने बताया एनुअल रिटर्न कब जाती है, 31 दिसंबर या उससे पहले। तो देखो 31 दिसंबर, बताओ कितने गिरे गिरे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगर आप इनको भी मुश्किल बोलोगे ना सर, फिर जीएसटी तो बहुत मुश्किल आएगा। अगर आप इनको भी मुश्किल बोल रहे हो, बताओ इससे आसान क्वेश्चन और क्या बनेंगे। अब बच्चा कह रहा है ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में थोड़ा बनेंगे, ये जून 19 के हैं नालायकों। इसके बाद दिसंबर 19 ना, टेंशन मत लो, दिसंबर 19 का भी सिंगल सिंगल क्वेश्चन कराऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा बताओ मुश्किल आसान है। बस मैं एक चीज चाहता हूं कि ऑनेस्टी के साथ पढ़ो, ऑनेस्टी के साथ सेशन अटेंड करो, ऑनेस्टी के साथ रिवीजन क्लास देखो, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं आपके एग्जाम पास होंगे और 100% एग्जामिनेशन से पास होंगे। बट अपना ध्यान सिर्फ तैयारी पे रखो, अपने ऊपर बिलीव करो, दूसरों के ऊपर बिलीव करना छोड़ दो। अगर जिस दिन आपने अपने ऊपर बिलीव कर लिया ना, बिलीव उस दिन आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो जी, अपने बोल देना ई वे बिल, ये तो बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है जी। ई वे बिल कब जाता है, अगर मूवमेंट कितना हो 50,000 से ज्यादा। तो उसने क्या बोला, व्हेन ए मूवमेंट ऑफ गुड्स इज मोर देन 50,000, उस केस में क्या होगा, ई वे बिल क्या बन जाएगा, मैंडेटरी। तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। अगला, ए रजिस्टर्ड पर्सन इज दिल्ली बाइंग एंड सेलिंग ओनली इन दिल्ली। लो, दिल्ली वाला पर्सन दिल्ली में ही बाय कर रहा है, दिल्ली में ही सेल कर रहा है, तो जीएसटी कौन सा लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो इसके ना दो आंसर आएंगे, एक तो स्टेट जीएसटी और एक सेंट्रल जीएसटी, ये दोनों आंसर करेक्ट है। बच्चा कह रहा है सर ये ए और सी, ए और डी ऑप्शन तो हमें कहीं दिया ही नहीं, इन्होंने दिया ही नहीं हुआ, और एक क्वेश्चन गलत बना था। और आप इसका अगर आंसर चेक करोगे ना, इंस्टीट्यूट ने खुद कहा है इसका ए और डी ये दोनों आंसर सही है, ठीक है ना। तो वैसे अब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेगा तो इसका ऑप्शन दिया होगा ए और डी वाला। बट जब ये क्वेश्चन जून 19 के अंदर बना था ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। बट कंफ्यूजन की बात नहीं है, देखने से ही लग रहा है गलत है, तो भैया मैं ए और डी जो भी करके आता तो मुझे ग्रेस नंबर मिल जाता, बट करके जरूर आना, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है ना। तो यहां पे देखो उसने दिल्ली से दिल्ली में सप्लाई की है या दिल्ली से पौंडीचेरी में सप्लाई की है। आप सब जानते हो दिल्ली और पौंडीचेरी ये वैसे यूटी हैं बट जीएसटी के लिए स्टेट मानते हैं, तो जीएसटी कौन सा लगेगा, स्टेट वाला जीएसटी और सेंट्रल वाला जीएसटी, ये दोनों जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद देखो जी, when the goods are dispatched to a destination which is 280 kilometer from the place of dispatch, the e-way bill generated is valid for। oh my god, कितना मुश्किल क्वेश्चन है ये, तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। सर ई वे बिल की वैलिडिटी होती है, सर आपने हमें क्लास में बताया था, हमें ना याद भी आ रहा है, वो नॉर्मल कार्गो वाले केस में 100 किलोमीटर पर डे और ओवर डायमेंशनल कार्गो वाले केस में 20 किलोमीटर पर डे। अब यहाँ पे तो वो नॉर्मल कार्गो की बात कर रहे हैं, अगर नॉर्मल कार्गो की बात करेगा तो 100 किलोमीटर पर डे और अगले 100 किलोमीटर भी एक दिन और काउंट हो जाएगा। तो अगर 280 किलोमीटर है तो अपने आप बोल दो कितने दिन हो गए, 3 दिन। तो ये ई वे बिल जो है वो 3 दिन तक वैलिड रहेगा, बस ये पर ध्यान देना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 3 दिन। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। सर हमारे सारे क्वेश्चन सही हैं, वेरी गुड। अगले उस पे आओ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, इनमें से कौन सा गुड्स जीएसटी में एग्जम्प्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आइसक्रीम, याद करो आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, ये 3 गुड्स ऐसे हैं जिस पर मैंने कहा था जीएसटी नॉर्मली लगता है। तो ये आइसक्रीम जो है इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बाकी सारे गुड्स जो होंगे वो एग्जम्प्टेड वाली कैटेगरी में होंगे। याद करो मैंने क्लास में कहा था ना 1211 गुड्स एग्जम्प्ट है, आटा, दाल, चावल, पनीर, दूध, ठीक है, ये सारे के सारे गुड्स एग्जम्प्ट हैं, तो एग्जम्प्ट हो जाएंगे। आगे आओ जी, अगला क्वेश्चन भी गलत है। ये गलत क्यों आपको बताऊंगा,
power to declare certain activity transaction as neither supply of goods or nor service in given in। क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, अब जो बच्चा रटने वाला बच्चा होगा ना, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ो और गारंटी दे रहा हूं कि आप आंसर गलत दोगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ो। वो ये बात कहना चाह रहा है, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन एक्टिविटी ट्रांजेक्शन एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नोर सप्लाई ऑफ सर्विस इज गिवन इन। अब जब मैंने बोला कि कोई भी सप्लाई ना तो गुड्स की सप्लाई बनेगी और ना ही सर्विस की सप्लाई बनेगी, तुरंत बच्चे के दिमाग में आ गया शेड्यूल 3। मुझे पता था कि आप शेड्यूल 3 बोलोगे। सर शेड्यूल 3 में आपको ध्यान आ रहा हो, टोटल मिला के 7 पैरा दिए हुए हैं, याद आ रहा है कुछ? 7 पैरा में 18 एंट्री दी हुई है। उस 18 एंट्री में 5 एंट्री गुड्स वाली, 13 एंट्री सर्विस वाली, अगर आपको ध्यान आता हो। सॉरी, ये शेड्यूल 2 है, ये शेड्यूल 2 की बात कर रहा हूं, शेड्यूल 2। और एक शेड्यूल 3 हमने किया था, शेड्यूल 3। शेड्यूल 2 तो क्लासिफिकेशन का था ना, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में क्या लिखा था? कुछ काम ऐसे होंगे जो ना गुड्स की सप्लाई बनेंगे ना सर्विस की बनेंगे। उसमें हमारे 8 पैरा थे, याद है ना कुछ? 8 पैरा, 8 पैरा याद करो नालायको। एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर, ठीक है जी, एमपी एमएलए, कोर्ट वाले, फ्यूनरल वाले, ठीक है जी। उसके बाद सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, एक्शनेबल क्लेम अदर देन बिल्डिंग वाले, और पैरा नंबर 7, 8 वो कस्टम वाले। अब ये शेड्यूल 3 में ना इन्होंने कौन से काम लिखे हैं कि जो काम ना तो गुड्स की सप्लाई है ना सर्विस की सप्लाई। बट क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन ये बात कह रहा है कि ऐसा कौन सा क्लोज है जिसमें पावर दी गई है कि जिस काम को ना तो गुड्स की सप्लाई मानेंगे ना सर्विस की मानेंगे। सर शेड्यूल 3 जो आपने क्लास के अंदर पढ़ा था ना, उसमें पावर दी नहीं गई थी, वो तो ऑलरेडी 8 पैरा स्पेसिफाइड थे। बच्चा कह रहा है सर फिर ये किसकी बात कर रहे हैं, आपको याद कराऊं? अब मुझे नहीं पता जिन बच्चों ने अमेंडमेंट क्लास देखी होगी, जो पुराने बच्चे हैं और जो भी नए वाले बच्चे हैं फेस टू फेस वाले, और जिन्होंने गूगल ड्राइव ली है, उनको ये बात याद आ जाएगी। सप्लाई के चैप्टर में मैंने अमेंडमेंट करवाई थी आपको मैं थोड़ा सा याद करवा दूं, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जुलाई के एग्जाम के अंदर बन सकता है। सप्लाई के चैप्टर में एक अमेंडमेंट कराई थी मैंने आपको, याद करो। सप्लाई के चैप्टर के अंदर मैंने कहा था, एक हम 7.1 पढ़ते हैं कि कौन सा काम सप्लाई में कवर होगा, फिर 7.1 कैपिटल ए पढ़ेंगे कि किस काम को कौन सी सप्लाई मानेंगे, और एक 7.2 हम पढ़ेंगे कि कौन से काम सप्लाई में कवर ही नहीं होंगे। और मैंने कहा था 7.2 के ना 2 क्लोज होंगे, एक तो क्लोज ए और एक क्लोज बी। फिर मैंने कहा था क्लोज ए में शेड्यूल 3 आएगा, उसमें 8 काम है, उसको ना तो गुड्स की सप्लाई मानेंगे ना सर्विस की मानेंगे। और एक क्लोज बी होगा जिसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो कुछ एक्टिविटी नोटिफाइड कर सकती है कि जिनको ना तो गुड्स की सप्लाई मानेंगे ना सर्विस की मानेंगे। अभी भी याद नहीं आया होगा, मुझे पता है। रिवीजन कहां कर रहे हो आप शाम को आके बस बैठ जाते हो कि विवेक सर ने तो आना ही है, हम भी साथ में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं तो मेहनत कर रहा हूं, अगर आपके नंबर नहीं आए ना, बिलीव मी मैं गुस्से हो जाऊंगा, मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा, ध्यान रखना। अगर आपके नंबर नहीं आए तो आपको मैं थोड़ा और याद करवा दूं। जब मैंने 7.2 का क्लोज नंबर बी करवाया था, मैंने कहा था स्टेट गवर्नमेंट अगर लाइसेंस देती है एल्कोहलिक लीकर का, अगर स्टेट गवर्नमेंट एल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस देती है, क्योंकि एल्कोहलिक लीकर की दुकान खोलने के लाइसेंस चाहिए होता है, तो जो लाइसेंस वो अलॉट कर रही है उसको ना तो गुड्स की सप्लाई मानेंगे ना सर्विस की सप्लाई मानेंगे। ये 7.2 के क्लोज नंबर बी से पावर लेकर एक नोटिफिकेशन आई है। अभी भी ध्यान नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, एक बार जाके नोट्स खोल लेना, अभी नोट्स खोल लेना, आपको मैं दिखा दूंगा। 7.2 के क्लोज नंबर बी में एक डायग्राम मैंने बनवाया था एल्कोहलिक लीकर, और जिन्होंने अमेंडमेंट क्लास करी होंगी, अमेंडमेंट क्लास वाले बच्चों को ध्यान आ गया होगा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट एल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस अलॉट करती है तो ना तो गुड्स की सप्लाई मानते हैं ना ही सर्विस की, उसको हम पावर बोलते हैं। तो उसने सर मुझसे पावर की बात की है। अब आप चेक करो 7.2 क्लोज नंबर बी कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, और शेड्यूल 3 में पावर नहीं है, वो तो ऑलरेडी 8 के स्पेसिफाइड है, वो पावर थोड़ा है, वो तो 8 के स्पेसिफाइड है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आपको मैं इसका आंसर भी दिखा दूं। कई बच्चों को लगेगा सर ऐसे ही आप बोल रहे हो, शेड्यूल 3 में तो है, आपको मैं दिखा देता हूं, खुद पढ़ लेना। अच्छा ये देखो 88 क्वेश्चन देख लो, क्या लिखा है, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। शेड्यूल 3 कंटेन्स द लिस्ट ऑफ एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड नाइदर गुड्स और सप्लाई, वो पावर कंटेन नहीं करता, क्योंकि सर शेड्यूल 3 में तो 8 काम है, पावर कहां लिखी है? 7.2 करो क्लोज नंबर बी था, और क्लोज नंबर ए में शेड्यूल 3 है, क्लोज नंबर बी में पावर है। और जो मैं एल्कोहलिक लेकर के लाइसेंस वाली बात कर रहा हूं ना, वो पावर से ही आई है, तो ऑप्शन में कोई उसने दिया ही नहीं है, तो इसलिए। और ये आप खुद देख लो, इंस्टीट्यूट ने खुद बोला है, देखो इतने क्वेश्चन में गलतियां थी जून 19 के पेपर में, आपको मैं दिखा दूं, ये देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट से खुद से गलत हुए थे, तो 12 नंबर के तो ग्रेस मिली थी। और बच्चा कहता है सर एमसीक्यू के पेपर में ना हम पास नहीं होते। और ये वही बच्चे हैं जो 12वीं के अंदर 90-90% नंबर लेके आए हैं। ये वही बच्चे हैं जो मतलब अपनी क्लास के अंदर फर्स्ट आए हैं, टॉप आए, अपनी स्टेट के अंदर टॉप आए हैं। और बच्चा कह रहा है आप 40 नंबर नहीं ले जा रहे। रीजन बिंग आप 3 घंटे के अंदर सही तरह से माइंड नहीं चला पाते। और दूसरा रीजन, जो आप इतने सारे ग्रुप के मेंबर बने हुए हो, आपका माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट होता है, आप बिना बात की फिजूल की बातें करते हो, और इतने सारे नोट्स आपने कलेक्ट किए हुए, आपको यही नहीं पता कि मुझे एग्जाम के टाइम में कौन से नोट्स पढ़ने हैं, क्योंकि 10-20 नोट्स आ गए, कौन से नोट्स पढ़ने हैं समझ ही नहीं आ रहा, कंफ्यूजन पैदा हो गई। तो बताओ अब क्या पढ़ाई करोगे। अभी भी आपके पास 25 दिन बचे हैं, 25 दिन का टाइम है। 18 दिन के अंदर तो महाभारत खत्म हो गई थी, आपके पास तो फिर भी 25 दिन है। सर 25 दिन में ना कम से कम भी 2 बार रिवीजन होती है, 2 बार रिवीजन, अगर आप सही तरह से पढ़ाई करो। बट हमारा दिमाग में किस में, एग्जाम कैंसल या पोस्टपोन। आपको क्या लगता है इंस्टीट्यूट आपसे प्यार नहीं करता क्या? इंस्टीट्यूट को चाहता है, इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि मेरे बच्चे बाहर आए, उनको कोविड की प्रॉब्लम हो जाए। सर आप अपने पेरेंट्स का सपना हो, मैं गारंटी दे रहा हूं इंस्टीट्यूट जो भी डिसाइड करेगा आपके फेवर में डिसाइड करेगा। उन सब बातों को छोड़ के अपनी पढ़ाई पे जिस दिन आप ध्यान लगाना स्टार्ट कर दोगे ना, बिलीव में आपको उस दिन रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर सही तरह से बच्चा दे, मान लो इंस्टीट्यूट से गलती हो गई, इसके तो ग्रेस नंबर मिलेंगे, इसके ग्रेस नंबर मिलेंगे। और अगर बाकी सही तरह से आपने पढ़ाई की हुई तो क्या 70-80 मार्क्स आपके टेक्स्ट में नहीं आएंगे, 100% आएंगे। बट आप तैयारी तो करो। पूरा का पूरा गाइडलाइंस आंसर पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चन करवा दिए विद रिवाइज आंसर। आपसे मैंने कमिटमेंट की थी डेली शाम को आता हूं, तो फिर भी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 88 पर वापिस आ रहा हूं। ये लो जी, तो यहां पे इसका आंसर वैसे गलत है, बट अगर ये क्वेश्चन दोबारा से बन जाए तो आंसर क्या बन जाएगा, शेड्यूल 3। अगला हो जी, अगला क्वेश्चन है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। याद आ गया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला एक चैप्टर था, में डिस्ट्रीब्यूट सीजीएसटी क्रेडिट विद इन द स्टेट। हाँ जी, सीजीएसटी के क्रेडिट को सेम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे। सीजीएसटी आपको मैंने क्लास में भी कहा था ना, सीजीएसटी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, सीजीएसटी और आईजीएसटी। आईजीएसटी में कब होगा, जब वो दूसरी स्टेट में जाना है। उसने बोला सेम स्टेट में, तो भैया सेम स्टेट में कैसे जाएगा, सीजीएसटी की तरह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जी, द प्रॉपर ऑफिसर में कैंसल द जीएसटी रजिस्ट्रेशन इफ एनी पर्सन अदर देन ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश द रिटर्न फॉर ए कॉन्टिन्यूस पीरियड। याद करो, ये बात आपने क्लास के अंदर पढ़ी होगी कि अगर हम सेक्शन 10 की लगातार, अगर हम लगातार 6 महीने, मतलब सेक्शन 10 को छोड़ के अगर हम लगातार 6 महीने रिटर्न फाइल नहीं करते तो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ये हमने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि अगर हम 6 महीने लगातार रिटर्न फाइल नहीं करते तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आओ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है, सिर्फ सिंगल क्वेश्चन 30 में से मैं एक क्वेश्चन बोल सकता हूं कि जो आपके लगेगा कि हां भाई ये मुश्किल है। जो लॉजिकल बच्चा होगा, जो थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा, उसको समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन मुश्किल बन जाएगा। इसमें ना ये लिखा हुआ है कि जो आपके जीएसटी में एचएसएन कोड हैं, याद करो एचएसएन कोड होते हैं और एक एसएसी कोड नंबर होते हैं। एचएसएन कोड नंबर मतलब जहां गुड्स की सप्लाई होती है वहां पे एचएसएन कोड नंबर बिल के ऊपर लिखा होता है। सर्विस वाले केस में सर्विस अकाउंटिंग कोड एसएसी कोड नंबर लिखा होता है। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो एचएसएन कोड कॉन्सेप्ट है, ये एचएसएन वाला कॉन्सेप्ट है, ये गवर्नमेंट ने कहां से डेवलप किया। अब जो बच्चे न्यू सिलेबस वाले हैं उनके एग्जाम में कस्टम है, तो ये जो कस्टम लॉ है ना, कस्टम से ही इन्होंने जीएसटी में कॉन्सेप्ट कॉपी किया है एचएसएन का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कस्टम के अंदर भी बहुत सारे गुड्स होते हैं, उन गुड्स पे अलग अलग कस्टम ड्यूटी लगती है, और यही सेम जीएसटी में है, जीएसटी के अलग अलग कोड होते हैं। तो ये कोड वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने कॉपी कहां से किया, कस्टम से किया। तो ये देखो उन्होंने ना क्वेश्चन यही पूछा था कि एचएसएन कोड वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने डेवलप कहां से किया, तो कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ बेल्जियम। ठीक है, अब जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत कस्टम पढ़ा होता वो इसका तुक्का मार के आता तो सही बन जाता, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको क्वेश्चन बाहर से भी लग रहा है तो 1 नंबर के पीछे आप अपने 29 नंबर खराब नहीं करोगे। पर मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर दोबारा से क्वेश्चन बन जाए कि एचएसएन कोड जो इन्होंने उठाए हैं वो कहां से उठाए हैं, वो कस्टम डिपार्टमेंट जो है वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, वहां से इन्होंने कॉपी करके जीएसटी में लाए हैं जी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 92 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, एबीसी लिमिटेड ऑफ मुंबई सप्लाई गुड्स टू XYZ
एबीसी मुंबई सप्लाई गुड्स कर रहा है XYZ दिल्ली में, तो मतलब गुड्स के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व है। तो अगर गुड्स के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो अपने आप बोल देना उस केस में इनवॉइस कब काटना पड़ता है, रिमूवल या उससे पहले। देखो जी, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द गुड्स टू डिलीवर एट द फैक्ट्री ऑफ द बायर, गुड्स रिमूव फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ एबीसी लिमिटेड 9 अगस्त 18। आपने आप बोल दो। अब बाकी जो भी डेट दी है उसको मैं पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन ही देख लिया कि सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, और अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व होगा तो मुझे इनवॉइस काटना पड़ेगा, या मेरा टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा जिस दिन वो सामान रिमूव होगा उस दिन या उससे पहले। तो उसने मुझसे मांगा क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई, तो भैया रिमूवल कब हो रहा है, 9 अगस्त या उससे पहले, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन पढ़ने का तरीका होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चा इस क्वेश्चन को 3 बार पढ़ेगा और वो ना कंफ्यूज रहेगा क्वेश्चन है क्या। अगर आप क्वेश्चन सही तरह से पढ़ो, उसने फर्स्ट लाइन के अंदर बोल दिया यहां से यहां गुड्स की सप्लाई की जा रही है, तो अगर यहां से यहां गुड्स की सप्लाई की जा रही है तो सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, और अगर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व होगा तो भैया टाइम ऑफ सप्लाई रिमूवल या उससे पहले। तो देखो रिमूवल कब है, उसने बोला ना रिमूव करें 9 अगस्त को, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बन जाएगा। आगे आओ जी, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स or plant and machinery or which input tax credit has been availed taken shall be and pay an amount equal to the input tax credit on such capital goods or plant and machinery which is being arrived by reducing the input tax at dash percentage points every quarter or part thereof from the issue of invoice of such goods tax on the transaction value of capital goods whichever is higher। ये पता किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन 18 क्लोज नंबर 6। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, आपको मैंने कहा था जब कैपिटल गुड्स आप बेचते हो तो जितना टाइम आपने बिजनेस में यूज किया उतने टाइम का मुझे आईटी से मिलेगा, बाकी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। और मेरे सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे जब भी हम रिवर्स करते हैं कैपिटल गुड्स का आईटी तो कितने परसेंट, 5% ईच क्वार्टर और पार्ट देरो। एक बार दोबारा बोलो, कैपिटल गुड्स वाले केस में 5% ईच क्वार्टर और पार्ट देरो, ये हम हटाते हैं ना, तो उसने यही तो पूछा है कितने परसेंटेज, तो 5% ईच क्वार्टर और पार्ट देरो। लो जी आगे उसमें आओ, अगला क्वेश्चन है Section 24 of CGST, list of the category of person who was required to take registration even if they are not covered under Section 22. तो find out the following category of person who are being required to take registration under Section 24. Section 24 किसका है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। अब वो कहना चाह रहे हैं इनमें से कौन कौन से पर्सन है जो सेक्शन 24 में मैंडेटरी करवाएंगे ही करवाएंगे, मतलब जिस केस में कोई 10 लाख 20 लाख और 40 लाख की लिमिट नहीं है। आओ जी एक बार चेक करते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन 24 में कवर है, करवाना मैंडेटरी है। नॉन रेजिडेंट करवाना मैंडेटरी है। रेसिपिएंट ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज वाले केस में भी कोई लिमिट नहीं होती, करवाना मैंडेटरी है। इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स, अगर वो गुड्स की इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है तो भी मैंडेटरी है। और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तो भी मैंडेटरी है। तो भैया ऑल ऑफ द अबव जो है इन पांचों केस में सेक्शन 24 में करवाना मैंडेटरी है। तो उसने मुझे मांगा ही क्या था कि इनमें से कौन कौन से पर्सन 24 में आते हैं, तो भैया ये सारे पर्सन ही 24 में आते हैं, क्योंकि 24 में इन पर्सन वाले केस में कोई लिमिट नहीं होती, इन्हें करवाना जरूरी होता है। ठीक है जी, तो ये बताओ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आओ जी, अगला क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर की जो आपकी डेफिनेशन होती है, ठीक है जी, उसमें जो है हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। देखो लिखा ना एग्रीगेट टर्नओवर, थोड़ा जूम कर दूं, shall include all supply made by taxable person comprising। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा, टैक्सेबल सप्लाई आएगी, यस। एग्जम्प्टेड सप्लाई, यस। एक्सपोर्ट, यस। इंटर स्टेट सप्लाई सेम पेन के अंदर, यस। उसके बाद सप्लाई जिसपे रिवर्स चार्ज है, नहीं ये नहीं आएगी। और वैल्यू ऑफ ऑल इनवर्ट सप्लाई, अच्छा सप्लाई, ठीक है जी, सप्लाई ऑन विच टैक्स इज लेविड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, क्या ये सप्लाई आएगी नहीं आएगी, नहीं ये भी नहीं आएगी जी। उसके बाद वैल्यू ऑफ ऑल इनवर्ट सप्लाई, क्या सारी इनवर्ट सप्लाई आती हैं, नहीं। याद करो इनवर्ट सप्लाई हम कभी काउंट नहीं करते, एग्रीगेट टर्नओवर में आउटवर्ड सप्लाई काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो भैया इनवर्ट सप्लाई भी नहीं आती, आउटवर्ड सप्लाई आती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये लो जी, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा है, एग्रीगेट टर्नओवर में ही आती है। सर प्लीज एक बार तो आप दोबारा से बता दो ना ये क्वेश्चन कैसा है, हमें ना दोबारा समझ नहीं आ रहा, प्लीज एक बार आप आराम से कराओ ताकि ना आराम से समझ जाए। इधर देखो ध्यान से, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन मैंने आपको कंपोजिट स्कीम वाले चैप्टर के अंदर कराई थी और रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के अंदर कराई थी।
उसके अंदर मैंने कहा था एग्रीगेट टर्नओवर में सारी सप्लाई काउंट करना। एक तो जीएसटी काउंट नहीं होगा, सेस काउंट नहीं होगा, और इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर होती है वो भी काउंट नहीं होगी। और इनवर्ड सप्लाई तो बाकी वैसे काउंट ही नहीं होंगी, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर मींस जो हम आउटवर्ड सप्लाई करते हैं वही तो आती है। तो एग्जाम टैक्सेबल सप्लाई भी आएगी, एग्जाम्प्ट भी आएगी, एक्सपोर्ट भी, इंटरस्टेट भी। अब ये दोनों सप्लाई जो है रिवर्स चार्ज वाली ये भी नहीं आती, और बाकी इनवर्ड सप्लाई ये भी नहीं आती। तो ये दोनों हमारी एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आती, बाकी सारी सप्लाई हमारी एग्रीगेट टर्नओवर में आती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों सप्लाई हमारी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होती है। ठीक है, उसके बाद आओ जी क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा है, जो नॉन रेजिडेंट होते हैं और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं सीटीपी, उनको रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए मिलता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 90 डेज, और एक्सटेंशन कितने दिन का और होता है? 90 डेज का। तो उसने वही पूछा है कितने दिन का रजिस्ट्रेशन मिलता है और एक्सटेंशन कितने दिन का होता है? 90 प्लस में 90, ऑप्शन नंबर सी। और ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में एक बार क्लास के नोट्स खोल लेना, फिर अब रिवीजन क्लास जिसने अटेंड की होगी रिवीजन क्लास के नोट्स खोल लेना, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको बनवाए हैं उसके एक बार नोट्स खोल लेना। 90 प्लस में 90 डेज आपको वहां पे दिया होगा। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और जो नॉन रेजिडेंट होते हैं रजिस्ट्रेशन 90 दिन का मिलता है, 90 दिन की एक्सटेंशन हम और ले सकते हैं, बस एक बात ध्यान दो। उसके बाद देखो जो असेसमेंट का एक चैप्टर था, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, आपने बोल देना असेसमेंट कंप्लीशन की टाइम लिमिट क्या होती है। आपको मैंने क्लास में याद भी करवाया था, 5 साल में नॉर्मली हर असेसमेंट 5 साल में कंप्लीट होनी चाहिए। तो कितनी टाइम लिमिट होगी जी? 5 साल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, रिफंड ऑर्डर शुड बी मेड बाय प्रॉपर ऑफिसर विद इन। हाँ जी, रिफंड कितने दिन के अंदर ऑर्डर पास होता है? 2 साल में एप्लीकेशन डालते हैं, और रिफंड ऑर्डर कितने दिन के अंदर आता है? 60 दिन। और फॉर्म नंबर क्या होता है? जीएसटी RFD 06। तो 60 दिन में आपका रिफंड ऑर्डर आएगा, और जीएसटी RFD 06। और ये फॉर्म नंबर मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, फॉर्म नंबर मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, एक्सपर्ट बनों की वेबसाइट पे भी हैं। जो येलो येलो वाले फॉर्म नंबर हैं वो तो आपने जरूर याद करने हैं। अगर सारे याद हो जाए फिर तो बड़ी है, बट येलो वाले तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 99, ये भी गलत है। इसके अंदर एक डेट की गलती है कि जो आपके एक्ट बने थे CGST, IGST, UTGST, ये एक्ट प्रेसिडेंट ने साइन कब किए थे? 12 अप्रैल को साइन किए थे। तो आपके मॉड्यूल में कहीं कहीं 13 तारीख लिखी हुई है और कहीं कहीं 12 तारीख लिखी हुई है। तो इसका आंसर जो बनेगा ना वो हमारा 12 अप्रैल बनेगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर 12 अप्रैल है, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो 13 अप्रैल नहीं है, 12 अप्रैल। वैसे अब ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, पर अगर क्वेश्चन बन जाए कि जो आपके एक्ट है उसमें प्रेसिडेंट ने साइन कब किए, तो 12 अप्रैल 2017, 12 अप्रैल को साइन हुए थे, 1 जुलाई को इंडिया में जीएसटी आया था। ये बात ध्यान देना। ठीक है, आओ जी लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन गलत है री, और ये मैं नहीं कह रहा, इंस्टीट्यूट ने खुद कहा है क्वेश्चन गलत है। राधे एंड कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर पेइंग जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम had made interstate taxable supply 8 lakh and intra-state taxable supply of 6 लाख। इंटरस्टेट सप्लाई 8 लाख की है, इंट्रा-स्टेट सप्लाई 6 लाख की है। CGST 9%, SGST 9%, IGST 18%। तो पहले तो बताओ, 8 लाख की इंटरस्टेट सप्लाई है, 8 लाख का 18%, 6 लाख की इंट्रास्टेट सप्लाई है, 6 लाख का 99%। इन दोनों को टोटल करूंगा तो आंसर आएगा 2,52,000 रुपए। इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। नहीं यार, ये बात समझ, एक बात मैंने सोच के बोला ना लायकों, ये मेरी इंटरस्टेट सप्लाई है, ये मेरी इंट्रास्टेट सप्लाई है। तो मैं सप्लाई करूंगा तो कस्टमर से जीएसटी चार्ज करूंगा, तो वो पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना होगा ना। तो इंटरस्टेट सप्लाई पर IGST, इंट्रास्टेट सप्लाई पर CGST एंड SGST, टोटल 2,52,000 रुपए कैलकुलेट कर लेना। इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। फिर वो कहना चाह रहे हैं कि आपने ITC जो लेना है ना वो CGST का 30,000 रुपए, ठीक है जी, और SGST का जो है आपने लेना है 20,000। तो ये टोटल हो गया 50,000। 30,000 CGST, 20,000 SGST, मतलब 50,000 मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं। तो 2,52,000 देने हैं और 50,000 लेने हैं, तो नेट कितने देने बनेंगे? 2,02,000 रुपए ना। तो आप चेक कर लो, आंसर में कहीं भी 2,02,000 नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बनेगा 2,02,000। देखो यहां पे 2,30,000 है, यहां पे 2 लाख है, ये भी नहीं है, 2,22,000 है। ये पता क्या करना है, एग्जामिनर 2,02,000 लिखना चाहता होगा, वो 2,22,000 लिख के बैठ गया। 1-2 की गलती हो गई, तो अगर 1-2 की गलती हो गई तो आंसर गलत हो गया, तो इसका आंसर बनेगा 2,02,000। बट जिस बच्चे ने इन चारों में से कोई भी आंसर लिखा था ना, उसको 1 नंबर ग्रेस का मिला था।
कई बच्चे कह रहे हैं हे भगवान हमारे एग्जाम में ना 100 क्वेश्चन ही गलत आ जाए, हमको 100 नंबर की ग्रेस मिल जाए। नालायक को, ना तो कभी जिंदगी में ऐसा होगा, ना कभी ये प्रे करना। अपने माइंड पे बिलीव करो, इतना हार्डवर्क आपने इसलिए किया है। अगर 4 5 6 क्वेश्चन गलत बन गए तो कोई दिक्कत थोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर गलती हो सकती है, उसके हमें ग्रेस नंबर मिल जाएंगे, बट बाकी जितने भी क्वेश्चन है हमें बहुत सही तरह से करने हैं। ठीक है नहीं, तो जाके हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इन 100 क्वेश्चंस में अब मेरे ख्याल से कोई आपको डाउट नहीं होगा। जीएसटी के 30 क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे। हमारा टाइम ज्यादा इसलिए लग गया क्योंकि मेरे सामने कई फैमिली के बच्चे होते हैं, मुझे थोड़ा बहुत समझाना भी पड़ता है। अब कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने जब ये घर से क्वेश्चन 30 किए होंगे ना, तो मे बी 15 से 20 मिनट के अंदर ही उनके 30 क्वेश्चन हो गए होंगे, और कई बच्चे इसलिए यहां पे आएंगे भी नहीं होंगे। एक क्वेश्चन मुश्किल था बस, एचएसएन कोड डेवलप कहां से किए, कस्टम डिपार्टमेंट से, बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे। और ये सारे क्वेश्चन 18 घंटे की रिवीजन क्लास के अंदर भी कवर है, और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने जीएसटी के क्लास में 40 लेक्चर लगाए थे उसके हैंड नोट्स जो आपने बनाए थे उसके अंदर भी लिखे हुए हैं। तो प्लीज ये बात ध्यान देना सर, नोट्स आपके पास हैं। बाकी जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी टेंशन मत लें, रिवीजन क्लास देख लें, और जिन्होंने कहीं और से कोचिंग ली है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब टीचर बढ़िया हैं, सब अच्छे हैं। हमें तो बस अपना बेस्ट देना है, हमें अपनी तैयारी करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कभी ये मत सोचना कि आपने मुझसे पढ़ा नहीं पढ़ा, आपका बड़ा भाई होने के नाते आपने डाउट लेने हैं। और ये मैंने जीएसटी के डाउट सेशन संडे को रखा भी था, काफी सारे बच्चे वहां पे आए भी थे, और काफी सारे बच्चों को डाउट सोल्व हुए भी होंगे, और मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डाले थे कई सेशन। तो अपने वो सेशन सुन लेना ताकि आपके जो भी डाउट्स होंगे क्या पता आपके वहीं से खत्म हो जाए। और जो मेरा अगला सेशन जब होगा अगले संडे को, वो होगा इनकम टैक्स का। तो जो भी इनकम टैक्स के आपके डाउट्स होंगे अगले संडे को, जितने भी डाउट्स आपके इनकम टैक्स के होंगे मैं सारे लूंगा। तो सर, इंस्टीट्यूट कुछ भी करे, एग्जाम पोस्टपोन करे, कैंसिल करे, आपसे कमिटमेंट की है कि 31 30 जून तक लाइव आऊंगा, शाम को डेली लाइव सेशन चलेगा तो चलेगा। अब अगर उससे एग्जाम जब भी होंगे वो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तैयारी अपनी पूरी करके चलनी है बस। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे लास्ट पेपर दिसंबर 19 का, जिसमें न्यू सिलेबस के एग्जाम भी एमसीक्यू से, ओल्ड वाले भी एमसीक्यू से। तो टोटल 200 क्वेश्चन बस बैलेंस बचे हैं, और 200 क्वेश्चन मींस 6 सेशन हमारे पास बैलेंस और बचे हैं। उन 6 सेशन के बाद फाइनली 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 5 साल के सारे पेपर विद रिवाइज आंसर हम सभी ने यहां पे कंप्लीट कर लिए, और उम्मीद करता हूं आपने सारे अटेंड किए होंगे। एक बार दोबारा से भी रिवीजन करनी है क्योंकि एग्जाम में मेरा दिल ये बात कह रहा है काफी सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, और आपको दिखाऊंगा दिसंबर 19 का पेपर बना था ना, दिसंबर 19 का, उसमें कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए पड़े हैं। ठीक है जी, बस अपनी तैयारी चालू रखो, हर पेपर की तैयारी बढ़िया तरह से करो, अपने एफर्ट्स लगाओ, अपने ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर बिलीव करो, किसी का बुरा मत बोलो, अपने अच्छे तरीके से काम करो, अच्छे इंसान बनो। ठीक है, चलो बाकी मुलाकात करेंगे जी फिर नेक्स्ट क्लास में शाम को 7 बजे। ठीक है जी, और दिसंबर 19 का पेपर हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा बच्चा कह रहा है ये तो बता दो ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, पहले हम करेंगे ओल्ड सिलेबस का, फिर हम करेंगे न्यू सिलेबस का। अब न्यू सिलेबस वाले बच्चे नाराज मत हो जाएं, आपका भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, करने तो हमें सारे ही है ना। तो पहले ओल्ड सिलेबस के पहले 30 क्वेश्चन आप घर से एक बार पढ़ के आओगे, ठीक है जी, फिर 30 मैं कराऊंगा, और फिर हम न्यू सिलेबस के सारे करेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, 6 सेशन अगले जो होंगे उन 6 सेशन में हम दोनों पेपर पैकअप कर देंगे। चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और हमेशा तंदुरुस्त रहो। जय माता दी, बाय बाय, लव यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।